बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3 पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले चल रहे हैं और कल पहला प्लेऑफ खेला गया पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। वो ऐसा लगा देख के कि बाबर आजम वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड है, क्योंकि बाबर ने रन्स तो बनाए, सेंचुरी बनाई उन्होंने, बड़ी तेज़ रफ्तार, उसके बाद कैचेस भी लिए। उनके साथ अवाम का भी जो प्यार हमने कल नेशनल स्टेडियम कराची में देखा वो भी दीद नहीं था। 4 मरतबा उनके फैंस बाबर के सब कुछ तोड़ ताड़ के, सब सारे जंगले अबूर करके वो उन तक पहुँचे। बहुत अच्छा ये लगा। ये होता है पब्लिक आती है स्टार्स के पास, चाहे वो मेसी हों, चाहे रोनाल्डो हों, चाहे विराट कोहली हो, तो ये सब तो होता है। बाकी परफॉर्मेंस भी बहुत उम्दा रही। बॉलिंग में सुफियान मुकीम को हम नहीं भूलेंगे, उसके अलावा और भी परफॉर्मेंस हैं। मेंडिस था, हारिस था, जिसने परफॉर्म किया, क्योंकि कराची के नेशनल स्टेडियम में कल हम मौजूद भी थे। बाबर आजम ने बनाए 103 रन विद ए स्ट्राइक रेट ऑफ बहुत ज़्यादा इनका स्ट्राइक रेट था कल। उसके अलावा मेंडिस ने 41-35, हारिस के, हार्डी के 20, और फिर इनकी बॉलिंग भी बड़ी डिसिप्लिन रही। सिर्फ 7 एक्स्ट्राज दिए पेशावर ज़ल्मी ने, बहुत कमाल की बात है। हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आगाज़ बड़ा अच्छा किया था, उससे उम्मीद लग रहा था कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन सुफियान मुकीम, बासित, हार्डी और ब्रेसवेल की बॉलिंग बहुत शानदार रही। 70 रन से जीतकर पेशावर ज़ल्मी पहुंच चुकी है फाइनल में। अब फाइनल में कौन सी टीम आएगी वो फैसला भी आज हो जाएगा, जब मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्स मुकाबला करेगी। मेरे साथ मेहमान, मेरे रेगुलर पैनलिस्ट अब्दुल गफ़ार साहब कराची में स्टूडियो में हमारे साथ ही बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ब्लैक एंड ब्लैक मैच हो गया आज। हाँ, वो ब्लैक असल में कंट्रास्टिंग कलर है ना मेरे बैकग्राउंड से, इसलिए पहना मैंने, और कोई वजह नहीं है। एग्जैक्टली, और कोई वजह नहीं। ब्लैक तो अच्छा कलर है। अच्छा कलर, वो कहते हैं जब कोई डाउट हो तो ब्लैक कलर पहन लीजिए। चलें जी। मोहम्मद वसीम साहब, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखें रेड कलर में पैर आए आज। वो मैं बस इसलिए कि जीत का रंग लाल हो नहीं सका, मैंने कहा चले आज लाल पहन लेते हैं, वैसे पहन लेते हैं। चले शर्ट का ही कर लें, शर्ट का ही लाल कर लें, लेकिन लाल यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक मौका अभी बाकी है और वो खेलेंगे। जो ये टीम आज का मुकाबला जो टीम जीतेगी उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलना होगा टू बुक अ प्लेस इन द फाइनल, जो 3 मई को होगा, जिसमें पेशावर ज़ल्मी पहले ही पहुंच चुकी है। तो वसीम साहब, आपसे आगाज़ करूंगा मैं। बाबर आजम की इनिंग, मतलब ओपनर आए थे वो और उन्होंने तकरीबन लास्ट तक खेले वो, और फैंटास्टिक इनिंग। कैसे बाबर की इनिंग को, बाबर की ट्रांसफॉर्मेशन को, 500 से ज़्यादा रन उसके हो चुके हैं इस PSL में, क्या मैं उसके बारे में और कहूँ? आपको देता हूँ फ्लोर। देखें, बाबर नॉट ओनली दिस इनिंग्स, अगर आप पूरी PSL उठा के देखते हैं तो ये हैज बीन परफॉर्मिंग और डिफरेंट तरीके से उसने परफॉर्म किया है। सिचुएशन को अगर देखते हैं उस हिसाब से भी वो खेला है, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स का भी वो पार्ट रहा है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दे ऑल परफॉर्मेंसेज आर गॉन इन द विनिंग कॉज, जो कि हमेशा से एक चीज होती थी कि रन्स हो और जीत के साथ हो। आई थिंक इसको एक्सप्लेन भी कल शायद बाबर ने खुद भी किया था, थोड़ा जी की मेरे से थोड़ा सा वो होता था। तो अब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो विनिंग कॉज के अंदर भी आ रही है। देखिए, बाबर जब भी रन्स करता है, खेल रहा होता है, ये शॉटें जितनी आपको नजर आ रही हैं, मतलब इससे खूबसूरत आपको मंजर देखने को नहीं मिलता कि आपका, मतलब वो जितनी खूबसूरती से वो खेलता है। और ये अच्छी चीज है कि इज बैक टू हिज स्ट्रेंथ, कि जिस तरीके से वो खेलता था, जो शॉटों पे उसको कमांड थी वही उसने खेली। स्क्वायर विकेट भी खेली, ऑन साइड पे भी खेली, सामने भी खेली, फिर डेलीकेट टचेस भी हमें नजर आए। तो ये हमें वो बाबर नजर आया जो पीक पेस से पहले, अगर हम 2-3 साल पहले देखते हैं, जब हर फॉर्मेट के अंदर बाबर रन्स कर रहा था, अच्छी फॉर्म में था, तो उसी की हमें झलक वापस हमें नजर आ रही है। वो मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल देखें, फुटवर्क देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, और सबसे मैं कहूँगा कि जो बेहतर चीज नजर आ रही है कि वो स्पिन को अच्छा खेलना उसने शुरू कर दिया है, कदमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, सामने हिट मारने के, मतलब उसको आपको नजर आ रही चीजें जो पास में इतनी नजर नहीं आती थी। स्वीप शॉट आपको देखने को मिली, दैट मीन्स कि वो इवॉल्व कर रहा है अपनी बैटिंग में। जो थोड़ा सा लोगों को गिला भी रहता है कि शायद वो स्पिन के अगेंस्ट वो फंस जाता है, उसके पास ऑप्शन नहीं होते हैं। तो कल अच्छे पिच के ऊपर तो उसने वो सारी चीजें दिखाई कि मैं हर स्पिन को भी खेल सकता हूँ, पेस को भी खेल सकता हूँ। और जिस तरीके से वो एक्सीलरेट कर रहा है, पहले होता था कि 50-60 के बाद, अब जो जिस रैपिडली जिस तरह वो कर रहा है कि मतलब कल भी शायद उसने 18 या 19 बॉलों पे अगला अपना 50 किया था। हाँ, तो वो देखें, हाँ, दूसरा 50, मतलब वो उसमें नजर आया। और सबसे अच्छी चीज के हिटें उसने हर तरफ मारी है,
अगर आप पिछला 1-1.5 साल उठा के देखें तो क्रॉस बैट खेलने की कोशिश कर रहा था, टांग रख के मारने की कोशिश कर रहा था, जो कि कभी उसकी स्ट्रेंथ रही नहीं है। तो उसने वो कोशिश की तो उसमें नाकामी हुई। बैटिंग ऑर्डर का भी आप उसमें थोड़ा सा वो कर लें, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो उसकी जो टेक्निक थी उसने वो चेंज करने की कोशिश की, अपनी गेम को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की, जो उसकी कभी भी स्ट्रेंथ नहीं थी। अब वो वापस अपनी स्ट्रेंथ पे आया है, कॉन्फिडेंस उसको वापस वो पहले वाला आया है। तो आई थिंक कि बाबर जिस तरह खेल रहा है, मतलब इसके साथ की बैटिंग तो और भी पीएसएल के अंदर कोई पाकिस्तानी बैटर तो कर ही नहीं रहा है, तो अच्छी चीज जर्मी के लिए भी। लेकिन फिर बात वही है कि जब बाबर रन करता है तो पूरा पाकिस्तान खुश होता है, जब बाबर परफॉर्म करता है पूरा पाकिस्तान बाबर बाबर। कल स्टेडियम में भी बाबर बाबर हुई, पूरे पाकिस्तान में दोबारा से बाबर बाबर होनी शुरू हो गया है। रुकी कभी भी नहीं थी खैर ये, लेकिन अब वो फिर ये ना अभी आप आगे फाइनल में भी देखिएगा बाबर बाबर ही होगी। छा गया है बाबर। कल पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कराची के स्टेडियम में, गफ़ार भी थे, मैं भी था, और पब्लिक बहुत ज़्यादा, कम अज़ कम कराची स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो कल मैंने पूछा था पीसीबी ऑफिशियल से, तो उसने कहा 32,000 है, और 32,000 में से मुझे नहीं लगता कोई सीट खाली होगी। ऐसे ही है। चलें, फिर भी मैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहता हूँ 30, और उसमें से 4 मरतबा मेरी आंखों के सामने बच्चे आए और बाबर को उन्होंने हक किया और चले गए। ऐसा होता है फुटबॉल में, हमने मेसी के साथ देखा, रोनाल्डो के साथ देखा, विराट कोहली के साथ हमने कई मरतबा देखा। तो बाबर का क्रेज़ तो शानदार है। ये बाबर के स्टैट्स हैं इस टूर्नामेंट के। उस्मान, ये तो स्टैट्स हैं बेसिकली, उन्होंने 4 सेंचुरी कर ली हैं, 4 सेंचुरीज बाबर कर चुके हैं, 4 ही उस्मान कर चुके हैं। लेकिन नंबर्स ऑफ मैचेस का फ़र्क आप देखिए बहुत ज़्यादा है। 35 मैचेस में उस्मान 4 मरतबा 100 कर चुके हैं, और बाबर आजम ने 110 मैचेस खेले हैं और वो 400 कर चुके हैं। बाबर की इनिंग पे जाने से पहले, बाबर पे गुफ्तगू करने से पहले, बाबर की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आफ्टर द मैच, उसमें बाबर ने क्या कहा, बाबर से ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सवाल हुआ था कि क्या ऐसा किया है आपने, तो बाबर ने क्या जवाब दिया वो सुने, फिर गफ़ार से बात शुरू करता हूँ। वो देखें, डिफरेंस कहीं नहीं है, सेम ही है। सिर्फ ये है कि अपने आप को और डिसिप्लिन की है और जो है वो फोकस की है। जैसा मैंने पहले भी बात की है, शॉर्ट पीरियड पे आपके ऐसे वक्त टाइम आता है कि जब आपको डिफरेंट, आप जो करना चाह रहे हैं या जो आप कर रहे हैं वो आपको ठीक लग रहा है लेकिन वो ठीक नहीं है, तो कभी कभार आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यार बैक टू नॉर्मल होना पड़ेगा, या बैक टू जो आपकी पहली चीज़ें हैं, या आपको डिस्कशन करने से बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती है। तो वो चीज़ जो है वो मेरे लिए काफ़ी मैटर करती थी। बिल्कुल उस दौरान काफ़ी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैं उस पर बात नहीं, या उसको मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना चाह रहा। हर एक की अपना अपना थॉट है, अपना अपना माइंड है, लेकिन मेरा जो माइंड है मैं कोशिश करता हूँ उसको जितना कूल रखूँ, क्रिकेट पे फोकस करूँ, और कोशिश करूँ मैचेस जिताऊँ, क्योंकि ये गिला काफ़ी लोगों को रहता है कि मैच नहीं जिताते। देखिए, ये गिला काफ़ी लोगों को रहता है, जो वसीम ने भी इशारा किया था कि मैच नहीं जिताते। मैच में कल मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी बाबर की। कुछ बातें उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। किस जानिब इशारा है उनका? जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है, जो कोच हैं, जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं, उनकी जानिब इशारा है या क्या? मैं जो समझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जो बिटवीन द लाइन जो मुझे बात समझ में आई, शायद वो ये बात कर रहे थे जो उन्होंने प्रोसेस इस ज़ल्मी कैम्प में आकर अपनी टेक्निक पे कुछ काम किया, वो शायद थोड़ी टेक्निकल चीज़ होगी इसलिए शायद वो बताना नहीं चाहते। बट आई रियली लाइक द वे इसकी हम्बलनेस जो है बाबर की। ये मैंडिस के बारे में कहा कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, तो मैंने उससे सीखा है। देन ही टॉक अबाउट हिज कोचेज़ इनडायरेक्टली, जो मिसबा ने भी बात किया, आगे चल के इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे कि अपने कोचेज़ के साथ काम किया, अपनी चीज़ों को बेहतर किया। और यही सबसे अच्छी चीज़ होती है एक बैट्समैन की, कि वो मिड ऑफ द कैरियर इवॉल्व करें, अपनी आर्मरी को बढ़ाए। ये हम बात करते थे पहले भी, ये इसी प्रोग्राम में हमने बात की थी कि रिलीज शॉट आपके पास T20 में अब होने चाहिए। अब आप देखें कि उन्होंने स्पिनर्स को अटैकिंग करना शुरू किया है। आई थिंक गुड टू सी, क्योंकि आपने देख लिया कुछ अर्से पहले कि अनफॉर्चुनेटली जब बाबर की फॉर्म नहीं थी, और मैं समझता हूँ एशिया कप में जो फैसला उसके सिलेक्टर ने लिया था वो ठीक ही था, इट वॉज फेयर इनफ, क्योंकि बाबर की फॉर्म बहुत अरसे से नहीं थी। बट फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि उसके बावजूद भी अभी हम जिस मतलब अपने क्रिकेटिंग इस वक्त स्टैंडर्ड पे मौजूद हैं, हमें अभी भी बाबर की जरूरत है। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स अभी नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, गुड टू सी आसिफ भाई कि उसने अपनी गेम को इम्प्रूव किया, कॉन्फिडेंस को हासिल किया। और आई थिंक तो बड़े, मैं क्या बात करूं, बहुत सारे जो कमेंटेटर वो कह रहे हैं कि अपने मुश्किल वक्त से वो गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत आगे निकल रहे हैं, लेकिन यही मुश्किल वक्त दोबारा आ सकता है, क्योंकि वही कोचिंग स्टाफ दोबारा आ जाएगा, माइक हेसन, हनीफ मलिक। तो फिर आपको क्या लगता है? देखिए, कोचिंग स्टाफ से तो फर्क नहीं पड़ता आसिफ भाई,
बट वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अब बाबर T20 में पाकिस्तान टीम में किस नंबर पे खेलेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तो कोचिंग स्टाफ डिसाइड करेगा ना। हाँ वही ना, मतलब यानी चौथे नंबर पे एक्चुअली वही बात होगी, लेकिन बात यह है कि आपका डिसीजन क्या होता है जो टीम के लिए अच्छा हो। अच्छा कोचिंग स्टाफ वो होगा, चाहे वो ज़ल्मी का है, कराची का है या पाकिस्तान का, जो ये फैसला करे कि हमारी टीम के लिए क्या बेहतर है गिविंग रिसोर्सेज में। कभी कभी आपको आइडियल वर्ल्ड नहीं मिलती। आइडियल वर्ल्ड में तो आपके पास शायद साइम अयूब और फ़खर जमान बहुत पहले ओपनर सेट हो जाने चाहिए थे। नहीं नंबर देखें, तीन पे बाबर होते। वसीम की तरफ मैं जी, जाता हूँ। जी जी साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान, जी। ये दो आपके पास हैं, इनके होते हुए कैसे ये बाबर ओपन करेगा? बाबर इसलिए ओपन क्योंकि फ़खर जमान की T20 में परफॉर्मेंस इतनी कंसिस्टेंट नहीं है। बाबर की भी नहीं उनकी है इंटरनेशनल T20। नहीं अभी नहीं है, उससे पहले तो जारी बात है अभी हाईएस्ट एवर रन्स हैं। रिसेंटली नहीं, वो हाईएस्ट एवर रन्स तो यार नंबर वो 4 तो- पे सर, मैंने वो बताया तो ना, देखिए यूनुस आउट खान ऑफ फॉर्म के- वो रहे। यूनुस खान के 10,000 रन हैं, आउट टेस्ट ऑफ थोड़ी खिला सकते हो। आप मेरा पॉइंट भी ले लें, आउट ऑफ फॉर्म वो रहे, जिसकी वजह से वो सारे उनकी जो नंबर्स हैं वो आगे पीछे हुए, लेकिन उनकी जो क्लास है, जो उनके रन्स करने का अंदाज है, कोई कलाम वो नहीं है बहुत क्लास बेहतर में, है। लेकिन इस वक्त साहिबजादा फरहान और फ़खर के होते हुए ओपन बनता मैं है। ये समझता हूँ कि फ़खर जमान बहुत अरसे से नंबर 3 नंबर 5 पर खेल रहे हैं, वो डिलीवर कर सकते हैं बिकॉज वो स्लॉक करना जानते हैं। मेरी अपनी राय ये है कि उनकी यूटिलाइजेशन अगर ऊपर हो जाएगी तो बाबर की नीचे नहीं हो सकती, बट बाबर अगर ऊपर खेलते हैं यानी फ़खर एडजस्ट कर सकते हैं, साइम because बाहर वो स्पिनर्स पे भी अच्छा खेलते हैं। मतलब साइम अनफॉर्चुनेटली जितना उनको चांस मिला है, मुझे नहीं पता आज उनकी किस्मत में क्या लिखा है। I wish him all the best। साहिबजादा फरहान और फ़खर के साथ, वो बाबर के साथ बाबर ओपन। और फिर फ़खर आए। ठीक है, ये चलें मेरी वसीम, इसी बहस को आप किस तरह से देखते हैं? बाबर ने जो बात की वो तो उसने बात की, कोचिंग स्टाफ की तब्दीली से बाबर की एकदम से परफॉर्मेंस में तब्दीली हो गई, ये मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि करना तो आपने खुद ही था, चाहे आप हेसन के अंडर खेलें, चाहे आप ओटिस गिब्सन के अंडर खेलें। देखिए बात मतलब चेंज तो आपको इसमें या तो ना कोई नई चीज, बहुत ज्यादा नई चीजें नहीं है। बेसिकली वो वापस अपनी गेम पे चला गया है, जो उसकी स्ट्रेंथ रही है पहले भी। कुछ चीजें उसमें ऐड हुई हैं, लेकिन वो हमने पास में हम देख चुके हैं। भले उसने रन उतने नहीं किए, लेकिन वो ट्राई कुछ चीजें कर रहा था, जो मुझे लग रहा है कि अब जाके उसको वो कमांड थोड़ी सी हासिल हुई है। ऑब्वियसली डिफरेंट प्रेशर है, डिफरेंट पिचेज हैं, तो वहां पे वो डिलीवर किया है उसने, तो अब उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि कुछ चीजें, अभी जो मैं स्पिन के अगेंस्ट बात कर रहा था, कि वो उसने इम्प्रूव की हैं चीजें। जो मेरे लिए सबसे जो अच्छी चीज मुझे सुनने में लगी ना अभी बाबर की, ये वर्ड्स आपने इससे पहले कभी सुने हैं? बाबर ने कहा हो कि मैंने सीखा है, या मैं सीख रहा हूँ, या मैं किसी और को देखा है, मैंने स्पिन को वो अच्छा खेल रहा है। आपने कभी इस तरह की चीज बाबर से नहीं सीखी सुनी होगी इससे पहले। तो एक जो हर्डल था ना सीखने वाला मरहला, कि नहीं मैं बस ठीक हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, तो एटलीस्ट वो हर्डल पार कर लिया है बाबर ने। और इसकी बात से और उसकी बैटिंग से भी लग रहा है कि अब उसने अपने आप को ओपन किया है, क्योंकि उससे पहले कुछ कोचेज भी जो साथ थे, उनका भी फीडबैक आता था, वो इसी तरह का आता था कि हमारे बहुत से प्लेयर्स हैं, जिसमें इंक्लूडिंग बाबर, के दे आर नॉट विलिंग टू इम्प्रूव, दे आर नॉट विलिंग टू लर्न। और वो कभी भी आपको उनकी स्टेटमेंट से भी, इन चीज़ों से भी वो लगा नहीं होगा। मतलब वो आपको, जैसे आजकल सैम के बारे में लोग कह रहे हैं जी कि वो लगता है कि वो सीखना नहीं चाह रहा, या वो सीख नहीं रहा, मतलब कहता है मैं ऐसा ही हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ। तो कुछ प्लेयर्स का होता है ये, तो अच्छी चीज़ कि बाबर ने अब अपने आप को ओपन किया है, एक्सप्लोर किया है कि भाई मैं इससे आगे कहाँ पे जा सकता हूँ, और उसके रिजल्ट्स भी उसको मिलने शुरू हुए हैं। बाकी ओवरनाइट कोचिंग से वो आसिफ आपका पॉइंट है कि एकदम कोई जमीन आसमान तो अपना फर्क नहीं पड़ सकता है। मिसबा ने पहले भी बाबर के साथ काम किया हुआ है, इनफैक्ट पाकिस्तान टीम में भी काम किया हुआ है। हाँ, बस अगर जो डिफरेंस आया है, जो मुझे लग रहा है कि बाबर थोड़ा सा मेंटली अब खुले हैं कि भाई मुझे चीज़ों को करना पड़ेगा, कुछ नॉट ऑन द एक्सट्रीम लेवल जाके जो बिल्कुल ही, लेकिन स्टेप बाई स्टेप है ना, अभी ऊपर जाना है तो सीढ़ियाँ आपको स्टेप बाई स्टेप चढ़नी है ना। तो मुझे लगता है कि अब वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। जो पाकिस्तान टीम के अंदर चीज ट्राई की गई थी कि वो पहली सीढ़ी से ना उसको 18वीं सीढ़ी पे भी चढ़ो इस पे, तो कहाँ से जाएगा वो स्टेप? बीच अच्छा वसीम, मैं आपको कथा कलामी कर रहा हूँ, लेकिन सवाल मेरा ये है अब कि जिस तरह से कहा गफ्फार ने कि टॉप ऑर्डर में खेले 1 या 2, लेकिन जिस तरह से उसने बैटिंग की है वो 50 रन के बाद भी एक्सेलरेट करता है। पिछले मुकाबले में उसने 17वें ओवर में छक्का मारा था, इस मैच में भी उसने तकरीबन इसी पॉइंट पर एक छक्का लगाया, फिर एक चौका लगाया। तो वो अब चौथे पे अगर बैटिंग कर रहा है साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर के होते हुए, इंटरनेशनल सिनेरियो में कहाँ पोजीशन देख रहे हैं उसकी बैटिंग की आप? देखिए आपको पूरी मतलब पिक्चर देखनी होती है ना, कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान टीम में लेट से बाबर ओपन कर रहा है, जस्ट इमेजिन कि ये ओपन कर रहा है, उसके साथ में हारिस वाला रोल कौन अदा करेगा, उसके बाद मेंडिस वाला रोल कौन अदा करेगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बनती है जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं।
अब वो जो हारिस वाला काम है वो फखर भी नहीं कर सकता, वो साहबजादा फरहान भी नहीं कर सकता, उनको भी टाइम चाहिए। फखर को तो स्पेशली शुरू में कुछ बॉलें कुछ ओवर चाहिए होते हैं, फरहान भी कुछ 250 के स्ट्राइक रेट से नॉर्मली नहीं खेलता, उसको भी थोड़ी सी बॉलें चाहिए होती हैं, वो भी लंबी इनिंग्स खेलता है। तो उस जब वो क्योंकि एक जैसे हो जाने हैं तीनों, अब ये जो नई बैच आएगी ना, ये तीनों एक जैसे हो जाने हैं, तो फिर हम जो चाह रहे हैं पावर प्ले के अंदर वो कौन है इनमें से जो करेगा, क्योंकि अगर ये तीनों ही आपके ओपन कर रहे हैं तो आप फिर वही 50-55 बस इसके ऊपर मुझे जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, अनलेस कि बाबर जो कि मुझे लगता है कि वो अब कर सकता है, कि जहां पे उसने नीचे वाला एक्सेलरेशन अपना रेट इतना हाई किया है वो ऊपर वाला भी वो कर सकता है, कि वहां पे फिर आपको दोनों एंड से रन चाहिए और तेज रन चाहिए। क्योंकि अभी तो ये है ना कि आपको एक किक स्टार्ट मिल जाता है कि हारिस 10 बॉलों में कभी 30 कर दिया उसने, कभी 35 कर दिया, 28 कर दिया, वो आउट होता है, कौशल मैंडिस आता है, वो भी टाइम नहीं लेता है, तो वो प्रेशर फिर बाबर के ऊपर उसका आता नहीं है। तो वो जो प्लानिंग फिर आपकी होनी है, जो कि हो सकती है, इसमें कोई वो मैं कहूंगा कि बुरी बात भी नहीं है कि अगर लेट्स से जी कि बाबर हमारा बेस्ट बैटर है, उसने ओपन करनी है, तो फिर आप जो बाकी टॉप ऑर्डर है आप उसके साथ उस तरह का फिर आप बनाते हैं। अब टीम में आने का लाजमी नहीं होता कि 3 है तो ये तीनों खेलने ही चाहिए, फखर को भी बैकअप रखा हुआ था, तो मैं भी लेट्स से कि बाबर स्क्वाड में तो आए आपके पहले और उसके बाद ओपन के, तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि फिर एज अ बैकअप फिर आप बेस्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं, पहले किसको मौका मिलता है उस रोल के लिए, तो फखर हैं या बाबर हैं, फरहान तो खेल ही रहे हैं आपके, तो ये बाकी जो राउंड चीजें ना वो बहुत ज्यादा मैटर करेंगी, क्योंकि अदरवाइज आपको कहना है कि बाबर सिंगल हैंडेडली आपको पावर प्ले से भी निकाल के ले जाएगा अपने रन करके, तो वो फिर ज्यादा हो जाएगा बाबर से। और आई थिंक कि बाबर की स्ट्रेंथ वही हमेशा रही है कंसिस्टेंट, कि वो रन आपको पता है कि इसने रन करने ही करने हैं। अब उसका जो एक चलने का एक जो उसका रेट है, उसके रन रेट का, वो भी ये आइडेंटिकल है, आपको पता है कि इसने पहला 50 इतनी बॉलों पे करना है, अगला 50 इतनी बॉलों पे करना है, इसने पावर प्ले में ऐसा खेलना है और आखिर में जाके ऐसा खेलना है। तो फिर आपको पूरी टीम की जो प्लानिंग है उसके राउंड करें, तो फिर इसमें कोई मजाक नहीं है। ठीक है, वसीम ने अपना पॉइंट दे दिया। अभी इस मसले को, मसला नहीं है, इस मामले को थोड़ा सा और डिस्कस हम करेंगे, उसके बाद दूसरे इश्यूज भी हैं, कल के मैच में बहुत कुछ हुआ, उस सब पर बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप सिली पॉइंट देख रहे हैं और मेरे साथ अब्दुल गफ़ार मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम मौजूद हैं। गुफ्तगू हम आगे बढ़ाते हैं जहाँ से हमने सिलसिला तोड़ा था। पेशावर ज़ल्मी ने 70 रन से कामयाबी हासिल की और उसमें जो मेन कैरेक्टर थे वो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम थे। ऑफ कोर्स बस थोड़ा सा और बाबर पे एक बात डिस्कस करनी है। गफ़ार से मैं पूछना चाहूँगा कि मिसबा को जब लिया ज़ल्मी ने तो उनके ऊपर तनकीद भी हुई कि आप पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर भी हैं, आप यहाँ भी आ गए। तो वो मिसबा से पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उससे कहा मेरा ज़ल्मी से पहले मुआहदा हुआ जी। लेकिन मिसबा का ये ख्याल जो बाबर के बारे में है ये बहुत पहले से, जनवरी में मेरी मुलाकात, वसीम भी थे वहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो ग्राउंड है वहाँ हुई थी। उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की थी जो मिसबा ने अब की है, उसका हमने पीस भी काटा है, वो भी आपको सुनवा देंगे हम। लेकिन मिसबा के आने से फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल लगता है कि डेडिकेटेडली उन्होंने काम किया है बाबर के साथ। और जैसे वसीम ने भी कहा कि बाबर ने आई थिंक जो खुद एक चीज़ शायद उन्होंने एडमिट भी किया कि कभी कभी ये बड़ा अच्छा उनका फ्रेज था, जो आई थिंक अच्छे प्लेयर से बात करते हैं तो उनकी अच्छी बात फिर उनके एक्सपीरियंस से आपको सारी जगहों पर पे लगता है उसका एक अमल हो सकता है। उन्होंने कहा कि कभी कभी आपको ऐसे लगता है आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं पर वो ठीक नहीं होता। वंडरफुल कोट, आप अपने लिहाज से ठीक होते हो बट थोड़ा अरसे बाद को रियलाइज होता है नहीं, आई हैव टू चेंज, मुझे कुछ चेंज करना है अपने गेम के बारे में। और फिर आई थिंक इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता था कि मिसबाह उल हक जो कि खुद T20 के शुरू के स्पेशलिस्ट हैं, उनको पावर हिटिंग अच्छी आती है, ठीक है वो उनका डिफेंस और कुछ बातें हैं, लेकिन आपको याद होगा कि वो T20 में 2007 में भी जब पिक हुए थे तो बड़े प्लेयर्स के हवाले से
बड़े प्लेयर्स के ऊपर उनको प्रेफर्ड किया गया था। यूसुफ को मोहम्मद select नहीं यूसुफ किया उसमें गया सेलेक्ट नहीं थे, सलाउद्दीन सल्लू साहब मुझे याद पड़ता है, बिल्कुल क्रिकेट याद है तो है, उस वक्त। बिल्कुल सो आई थिंक अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आई थिंक किसी एक शख्स को भी, 2 बंदों को भी, 3 बंदों को भी फायदा हो जाता है। मुझे लेकिन मेरा परेशानी ये है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट में इनका साथ नहीं रहेगा, ये बस 2 दिन का साथ है, फिर दोबारा से वही है, वो 4 दिन की चांदनी है, फिर ऐसा सूरत है। आई एम श्योर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, देखें बाबर भी प्रोफेशनल हैं। चलो पहले मिसबा ने जो कहा वो सुन लें, जी, फिर प्लीज। दोनों से बाद में वसीम की तरफ भी जाना है। मिसबाह हक ने पोस्ट मैच जो इंटरव्यू दिया था उसमें बाबर के हवाले से उन्होंने बात की, वो सुन लीजिए। I think when you basically start to hit the ball hard, uh, normally if a batter who is a timer of the ball, you started to lose your shape and your front shoulder opens a bit earlier and then you don't have the power through offside and even just hitting it straight out towards leg side, the pull shots and the cuts. When you're losing shape, it become difficult for you. So maintaining your shape, just help the ball where it is, time the ball there. Those were the adjustment I think towards the offside also, especially for the spinners. What I worked with him, that okay, his front leg was going a little bit cross. That's why he has to play, especially the left-handers sometimes across the line. Now he's clearing that, giving himself more room, so the offside is open. And even you have to hit it straight out towards mid-wicket or slog sweep. Once you have that path clear for the bat, that helps you. And I think that is something which I am really pleased the way he's handling the spinners. वसीम, ये मिसबा ने जो बात की आप बेहतर समझ सकते हैं इसको, लेकिन मेरा कहना यह है कि 3 मई तक है बस ये साथ, उसके बाद तो फिर दोबारा से वही कोचिंग स्टाफ होगा। तो इसको किस तरह से देखते हैं? मिसबा ने ये जो कहा कि उन्होंने कहा कि वो वेट करें बॉल का, शोल्डर ओपन हो जाता है, ये बात ये पहले भी कह चुके हैं। 2 महीना पहले मेरी जब इनसे मुलाकात हुई थी, सेम ही सेड द सेम थिंग। तो मसला तो वहीं खड़ा है, इसने जाना तो उन्हीं के पास है जिनके हाथों में ये पहले थे। देखिए, मैं मतलब कोचिंग से ज्यादा इसमें अप्रोच का है ना, कि मतलब मैं टेक्निकल उस पर नहीं जाऊंगा कि एक दिन में कैसे टेक्निक चेंज होगी। पहले मैच से वो रन करता आ रहा है, जल्मी का कौन सा कोई 6 महीने का कैंप लगा हुआ था। माइंडसेट की बात है, जहां तक मुझे लगता है उसकी शॉटों में पावर और ज्यादा आई है। अब ये नहीं कि वो सिर्फ टाइम कर रहा है, वो पावर से खेल रहा है। तो मैं तो उसको नेक्स्ट उस पर लेके जाऊंगा कि उसकी शॉटों में अब पावर भी नजर आ रही है, सिर्फ वो टाइम नहीं कर रहा बॉलों को, क्योंकि सामने हिटें जा रही हैं और सामने सिर्फ टाइमिंग से नहीं जाती, आपको जोर से हिट मारनी पड़ती है। आपने जो बात कर रहे हैं, देखिए इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो पूरा कोचिंग सिस्टम है ना, कि ऑब्वियसली अब मिसबाह को काफी दिन हो गए हैं, महीना हो गया इनके साथ वो काम कर रहे हैं, इन मैचेस में भी साथ थे। आई एम श्योर कि तो अकेडमी में भी शायद इनका कोई होगा, सेशन किए होंगे उन्होंने इससे पहले भी। तो वो कनेक्शन जो कोचेज का होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो डोमेस्टिक हैं, चाहे वो PSL के कोचेज हैं, चाहे वो अपने इंटरनेशनल कोचेज हैं, ताकि वो सारे अलाइंड हों कि इस लड़के के साथ क्या क्या काम हुआ है, टेक्निकली, टेक्निकली, मेंटली, जो भी है, ताकि उसका वो डेटा आगे जाए उनके पास कि भाई ये चीजें ये करके है जिसमें इसको सक्सेस मिली है, तो हमने इसी में कैरी ऑन करना है या कुछ ऐड करना है या नहीं करना है, तो तब ये मसला हल होगा। अदरवाइज आपका पॉइंट वैलिड है कि यहाँ पे अभी जैसे मिसबा ने बात की है कि वो चीज़ों पर उसको काम कराया गया या माइंडसेट उसका वो रखा गया है, लेकिन एकदम पाकिस्तान टीम में जाते हैं वहाँ पे फिर वही डिमांड आती है जी कि आपने, क्योंकि बाबर ने जो कहा कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, वो इशारा क्या, मतलब एक वो ओपन सीक्रेट है ना कि उधर जाके उसको वो कहते हैं आप पावर हिटिंग करें, टांग रख के शॉटे मारें, इस तरह की चीजें वो करें। तो इशारा उन्होंने दे दिया कि वो मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था और अपनी गेम से हट गया था और अब मैं अपनी गेम पे वापस आया हूँ। तो आई थिंक कि बाबर अब एज इट इज आपके सामने है भाई ये, तो आई थिंक सिलेक्टर्स को भी, कोचेज को भी, हाँ भाई हमें ये वाला बाबर चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। ये नहीं कि हमें बाबर चाहिए लेकिन हमें ये वाला बाबर नहीं चाहिए, हमने इसको चेंज करके बाबर को हमें दूसरा वाला बाबर चाहिए। तो वो पहले इसका आपको खमियाजा भुगत चुके हैं, टीम भी भुगत चुकी है, बाबर भी भुगत चुका है। तो आई थिंक इस दफा थोड़ा सेंसिबल रहने की जरूरत है, और कोचों का आपस में इंटरेक्शन बहुत जरूरी है हर प्लेयर के बारे में, बहुत ज़रूरी है। गफार, मतलब जैसा प्लेयर है उस पर कोई कलाम नहीं, लेकिन वो जिनके अंडर खेलेगा आप, मतलब अलाइनमेंट ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कोच आप ले आए जो मुल्क से बाहर हैं, अभी भी मुल्क से बाहर हैं। वो इत्तलात के मुताबिक अभी PCB ने कोई अपडेट नहीं किया, वो सर्जरी उनकी हुई थी उसके बाद, बल्कि वहीं हुई थी सर्जरी उनकी। हाँ कुछ तो
मतलब इससे तो फिर और उसकी वजह भी है कि अभी चूंकि पाकिस्तान की टेस्ट असाइनमेंट्स हैं, तो यार टेस्ट असाइनमेंट हुआ करे, लेकिन आपके कोच का काम क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो यहाँ मौजूद PSL हो, में होना चाहिए था ना वो उनको। PSL में कहीं ना कहीं हो। White ball के पाकिस्तान कोच है में ना वो। मेडिकल White का आई ball थिंक के- कोई इशू था, हाँ व्हाइट बॉल के बिल्कुल। White और ये ball के बहुत कोच है, इंपॉर्टेंट उनको चीज़ होना है चाहिए आपकी, पॉइंट आपका ठीक है, लेकिन शायद थोड़ा सा उनको जो हेल्थ अरे इशू है, मेडिकल इशू 1 महीना पहले हाँ, था एक यार, महीना पहले था। 1 महीने से ज्यादा हो गया उनको। बहरहाल वो मुझे तो नहीं पता उनकी रिकवरी का क्या सीन है। पॉइंट आपका वैलिड है, अगर वो मतलब दस्तयाब हो सकते तो क्यों नहीं। चैंपियंस कप में वो आए थे, या मुझे कम याद से है। कम जो कोचेज हैं, हाँ। जो मिसबा हैं, ओटिस गिब्सन हैं, रियाज बल्कि अफरीदी है, बाकी सारे। शुरू के दिनों में तो पाकिस्तान में थे, आपको याद है ना, डिनर हुआ था एक। हाँ हाँ, उस Yes, पाकिस्तान मुझे में याद थे। आ रहा उसके है। बाद भाई Exactly. ऐसा क्यों नहीं करता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के PSL के तमाम कोचेस का, उनके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं यार, जो हर चीज़ मतलब यही होता है ना। अब आदमी एक चलिए ये मिनट तो में- खैर बहुत ही आपने जो बात की तो बड़ी सिंपल है। असल चीज जो वसीम कह रहे थे ना कि आप जरूर ताकि ऐसा aligned मैकेनिज्म तो हो बनाएं जाए, कि aligned तो हो अलाइंड जाए। हो, किसके साथ क्या काम हुआ है, कैरी फॉरवर्ड हो वो चीज़। इसमें एक और भी मामला आएगा आसिफ, कि वो ये है कि आपकी जो T20 सीरीज है वो तो अब 6 महीने बाद है। वो तो है, वो सो तो मैं ये पॉइंट वो तो ये रेस कर रहा हूँ कि दिसंबर में कंसर्न ये भी है हाँ। कि और लंबा गैप आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको मतलब वो कहा जाता है मनूदे खातिर रखा जाए। कि जंग की हाँ। तैयारी अमन के ज़माने में की अमन जाती के है। ज़माने में की जाए। अभी तो बहरहाल चूंकि अब तो अमन ऐसा का हो गया कि ज़माना है, इस पर पाकिस्तान करो की ना। टेस्ट सीरीज आ गई, उस NCA पर में फोकस करें हो ना, जाएगा। NCA किस लिए होती है? देखिए मेरा तो हमेशा से ये मानना रहा है, आपको याद होगा मैं स्पेशली इमरान भट्ट की एक मिसाल दूंगा। हाँ। वो लड़का आया, उसने बड़े जबरदस्त ये कैचेस वसीम पकड़े, है, उसको select करने लेकिन वो वाले जब उसी। नाकाम हुए हाँ। डोमेस्टिक में रन्स करने के बाद, मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं सिर्फ ये मिसाल दे रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। जब कोई प्लेयर परफॉर्म करके आए और उसकी टेक्निक में या उसके बेचारे के साथ कोई मसला आ जाए और फिर वो कभी वापस ही ना आए, इट्स अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ क्रिकेट। कि आपके पास क्या कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो बंदा दोबारा जाता वो अभी NCA तक में। first class- अभी तक मैं एक first बात class कह रहा हूं, मैंने खेल रहे हैं। मिसाल दी सिर्फ एक नहीं, अभी तक चीज। first class खेल Exactly, रहे मुझे हैं। पता है कि आसिफ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में ये होता है कि अगर कोई प्लेयर आइडेंटिफाई पहले तो वो करते हैं। बहुत कम ऐसे प्लेयर होते हैं जो उनके आते हैं और नहीं चल पाते। उनके आपने देखा होगा मेजोरिटी जो प्लेयर आते हैं वो एक आध दफ़ा फेलियर है। मैथ्यू हैडन की मिसाल आपके सामने है, इसी तरह डेमिन मार्टिन की मिसाल आपके सामने है। इंग्लैंड में बहुत सारे प्लेयर ऐसे हुए जो आए, थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन जब वो वापस आते हैं, बेन स्टोक की मिसाल आपके दे सामने कम है। बैक वेरी स्ट्रॉन्ग। बेन स्टोक का पहले comeback से जैसा हुआ, exactly, वैसा बेन तो स्टोक होना। वो उस सिस्टम उनको ठीक है। उठाता है। मेरा ठीक सिर्फ है। ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाबर ने तो चले उनको मेजबान ने हेल्प आउट कर दिया, रिजवान की हेल्प कौन करेगा जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं? साइम अयूब की हेल्प किसी ने की है या कर सकता है? वो बेचारा बिल्कुल एक लीन पैड से भाई गुजर रहा है। वो वहाँ उस्मान खान की आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि क्या उसका आउटस्टैंडिंग कन्वर्जन है। 35 मैचों में 4 PSL 100 है। भाई इस लीग का स्टैंडर्ड दुनिया में नंबर 2 नंबर 3 माना जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई भी आगे सेंचुरी मार देगा, मैंने ऐसे तो बहुत सेंचुरियाँ बनती हैं। वो क्यों नहीं चल पाता इंटरनेशनल में? उसके साथ कोई कोच काम नहीं करता। हमें इस बारे में सारा सोचना होगा। हाँ, वही बात ये जो मिसबा ने जो हेल्प की बाबर की और बाबर ने रन्स की, ये बड़ी रेयर एक जो है ना इमरजेंस हुई है फ्रॉम द डार्क पीरियड के कोई लड़का आके दोबारा से लेकिन once परफॉर्म कर again- गया। once again लेकिन he आगे will- बाकी प्लेयर से क्या करना है? once again he will plunge into that same setup। हाँ, ये तो होगा। एक चलें question वसीम mark तो भाई, आता है ये। थोड़ा सा आगे चलते हैं। और भी परफॉर्मर्स हैं। बाबर कल के मैच का परफॉर्मर नहीं है या PSL का अकेला परफॉर्मर नहीं है, नो डाउट ही स्टैंड्स आउट। लेकिन सुफियान मुकीम जो बॉलर है, कल उसकी बॉलिंग देखी हमने तो बहुत करीब से। क्या शानदार बॉलर है ये लड़का। ये भी पाकिस्तान की T20 से बाहर हैं। सुफियान मुकीम इस वक्त 10 मैचेस में इन्होंने 21 विकेटें ली हैं, 14 की एवरेज है और 4 दफ़ा 4 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। T20 इंटरनेशनल मैचेस में 29 विकेटें हासिल करके 6 महीने से टीम से बाहर रही है। हाँ जी वसीम भाई, आप सेलेक्टर की नज़र से देखते हैं यार, ये तो फिर आप जस्टिस नहीं है प्लेयर्स के साथ। देखिए उसने हर जगह परफॉर्म किया है, ये नहीं कि किसी एक जगह परफॉर्मेंस दी है। आई थिंक शाहीन में गया, उसने वहाँ पे परफॉर्म किया। नेशनल T20 जहाँ पे भी ये खेला है, PSL खेला है, 2 साल से परफॉर्म कर रहा है। अभी तो मैं जो डिपार्टमेंट का होगा जिसमें आप भी इन्वॉल्व थे, जो डिपार्टमेंट का वनडे कप हुआ, उसका भी बेस्ट बॉलर सुफियान ही था मेरे ख्याल में। हाँ, ये विकेटें इसी की थी। तो परफॉर्म तो हर जगह पे कर रहा है। अब वरी की चीज है कि जगह भी बनती है, मतलब ये नहीं है कि ऊपर जगह नहीं बन रही है। आपका जो स्पिनर है शदाब, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट से स्ट्रगल की हुई है और अभी तक उसकी वापस नहीं आई थी इंटरनेशनल में, जब से वो इंजरी से आए थे। तो वो स्लॉट भी मैं कहूँगा खाली थी। तो अब तक मेरे ख्याल में सुफियान को स्टैब्लिश हो जाना चाहिए था। यहाँ पे वो अच्छे तरीके से स्टैब्लिश हो गए हैं। अब तक तो मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल में भी ना उसको थोड़ा बहुत स्टैब्लिश हो जाना चाहिए था। इतने मैचेस उसके अंडर द बेल्ट होने चाहिए थे कि आप उसको कहते यार ये लड़का हमारा स्टैब्लिश हो गया है। तो अभी जो बात कर रहे थे गफार के, जो लड़के ऊपर से फेल होके नीचे आते हैं,
गफार इसको रिवर्स करके क्यों नहीं आप देखते कि जो लड़का नीचे से रन करके जाता है वो ऊपर रन क्यों नहीं कर पाता? दोनों तरफ बात है, इसको ठीक उल्टा है, ये करके point भी भी आप ठीक है। देखें, इसको आप उल्टा करके देखें कि जो लड़का इमरान भट्ट ने 1000 रन या 1200 रन किए थे डोमेस्टिक के अंदर, ऊपर गया, उससे अगर रन नहीं हुए, अब वो वन आउट मिसाल, जितने पाकिस्तान के डेब्यू अच्छे होते हैं ना बैटिंग के, सेंचुरी आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया की मुझे नहीं लगता कि इतनी डेब्यू की सेंचुरी होंगी या इंग्लैंड की होंगी जितनी पाकिस्तान की है। नंबर ऑफ मैचेस जब वो अगर अमेरिका को देखते हैं उसके अंदर देख लें, आपको तो याद आ जाएगा, ओ वासी ने भी किया जी, असर हमीद ने किया, मतलब अब तो नाम गिनते जाएंगे, खत्म नहीं होंगे आपके पास। दैट मीन्स कि वो गए, उन्होंने प्रूव किया और उसके बाद डिक्लाइन क्यों हुआ, वो ज्यादा सोचने की बात है। क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक कोचेज पे नहीं, डोमेस्टिक अगर उसने 100 किया तो फिर आप डोमेस्टिक कोचेज को वो भी करेंगे, यार डोमेस्टिक की प्रोडक्ट थी, पहले मैच के उसने जाके 100 कर दिया ना, वाज वन ऑफ देम। मैं भी अंडर 19 से डोमेस्टिक खेल के गया, डेब्यू मैच में 100 कर दिया मैंने भी जाके। अब ये नहीं कि वो रन नहीं हुए तो वो डोमेस्टिक का कसूर है, रन जो किए हैं वो भी डोमेस्टिक वालों को क्रेडिट भी आपको देना चाहिए। और दूसरा, अगर वो लड़का ऊपर फेल हो रहा है तो फिर आपको देखना चाहिए कि क्या ऊपर जाके कुछ चेंजेस ऐसी तो नहीं करवाएंगे। इमरान भट्ट जब खेला था, मिसबाई कोच थे, हेड कोच थे उस टाइम पे, आई एम श्योर कि वही कोच थे उस टाइम पे। तो आपको दोनों तरफ से देखना है कि गलती उधर से भी हो सकती है, गलती इधर से भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि सारी चीजें ना डोमेस्टिक डाल दी जाती हैं, जो डोमेस्टिक कोचेज ने। बाबर का भी जो केस हुआ है वो डोमेस्टिक कोचेज का था। अच्छा वसीम कहते हैं गुलामी, मैं पॉइंट जो ले रहा था ना उसकी तरफ अगर आप इशारा कर दें, मेरा पॉइंट, आपने जो पॉइंट किया वो बिल्कुल ठीक है, प्रोसेस तो यही है कि आपने आके ऊपर रन नहीं किए। मैं उससे अगले स्टेप पर आ रहा हूँ कि चलें अब तो रन नहीं हुए, एक प्रॉब्लम हो गई, लेकिन लड़का वापस एनसीए जाकर कोचिंग स्टाफ उसके साथ कोई काम करने वाला कोई मैकेनिज्म हमारे यहाँ बज़ाहिर दिखता नहीं है। जैसे मैं साइम की मिसाल भी दे रहा हूँ, मैंने उस्मान खान की मिसाल भी दी, इसी तरह आपके पास जो है वो बहुत सारी और मिसालें हो सकती हैं। हसन नवाज चले अभी रिसेंटली ड्रॉप हुए, खुशदिल शाह, हैदर अली, ये सब आपके दौर में भी परफॉर्म डोमेस्टिक में करते थे, ऊपर नहीं करते थे, लेकिन फिर वापसी आज तक प्रॉपर हुई नहीं। मैं ये जो गैप है ना कि लड़का वापस जाकर कहीं सीख कर उसको आइडेंटिफाई टेक्निक पे काम करके, वो भी तो नहीं हो पा रहा ना एनसीए में। साइम कितनी डोमेस्टिक खेला है? कम खेली है, लेकिन मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक नहीं तो खेली ना, चाहिए। खेली नहीं है ना, तो फिर तो डोमेस्टिक के उसके में आते ही नहीं है ना। सबसे पहला तो यही, यहीं पे तो हम गलती कर देते हैं ना कि देखो आप इंटरनेशनल में रन नहीं हो रहे या किसी की आउट ऑफ फॉर्म है, वो डोमेस्टिक में जाता है, अकेडमी में जाने से नहीं चीजें ठीक होंगी। वो खेलेगा तो ठीक होगा ना, सिर्फ नेट्स के अंदर चीजें नहीं ठीक और हो उसके लिए पहले सकती टीम से ड्रॉप भी करना पड़ेगा, वो खेल ही जा रहे हैं, नाकाम जैसे हो रहे हैं। नहीं, और भी प्लेयर हाँ है, मतलब आपके बहुत से प्लेयर नहीं खेलने डोमेस्टिक से, तो मैंने निकाल दी है, और भी बहुत से ऐसे नाम है जो आपको डोमेस्टिक में नजर नहीं आते हैं। आपके पास बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, डोमेस्टिक कब खेल लिया उन्होंने लास्ट? तो फिर आपको सिस्टम बेहतर करना होगा, फिर आपको सेक्रीफाइस तो नहीं मैं बोलूंगा, प्रायोरिटी चेंज करनी होगी कि भाई इस लड़के की आगे इस फॉर्मेट में, लेट्स से कि टेस्ट क्रिकेट में ये स्ट्रगल कर रहा है और आगे T20 आ रहा है या वनडे आ रहा है जो कि स्किपेबल है और आप कर सकते हैं, जो बड़ा इवेंट नहीं है, वो आप स्किप कराएं। डोमेस्टिक चल रही है भाई, इसको जाके डोमेस्टिक खेलना। अच्छा वसीम मुझे ये बताइए, जो हमारे आज के वाइट बॉल के कोच हैं माइक हेसन, वो न्यूजीलैंड में होते हैं, उनका कनेक्शन होना चाहिए इन कोचेस के साथ, किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्या आपका की सजेशन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से ये लाइजों को बेहतर करे, लोकल कोचेस वर्स एंड द मेन कोच? वसीम भाई आपको आवाज़ नहीं पहुंची शायद मेरी, इस कनेक्शन को कैसे बेहतर करेंगे? वसीम आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि माइक हेसन हमारे हेड कोच हैं वाइट बॉल के, बाकी ये कोचेस PSL के बहुत सारे हैं, डोमेस्टिक के बहुत सारे हैं, माइक हेसन के साथ फिर कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा क्या करे कि मेन कोच और जो नीचे कोचेज हैं उनका जो लाइजों हैं, जो उनका राब्ता है वो बेहतर हो सके? देखिए, जब भी फॉरेन कोच अभी रिसेंटली आता है ना, तो एक स्टेटमेंट सुनने में आती है जी कि वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, वो फुली इन्वॉल्व होंगे, फुल टाइम वो कोच होंगे, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। अभी तक जितने भी फॉरेन कोचेज आए हैं, तो आपकी डोमेस्टिक चल रही है, अब आपके जो कोचेज हैं वो सिलेक्टर्स भी हैं, तो उनको डोमेस्टिक का पार्ट बनना पड़ेगा। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से क्या हो जाएगा आपका? वो ग्राउंड जाएं, मैचेस देखें, प्लेस देखें, कोचेज से इंटरेक्शन करें। तो जब भी आप रखें फॉरेन कोच, तो ये उसको फिर रहना इधर ही है, ठीक है, एक आधी हॉलीडेज बीच में आ जाती हैं जैसे नॉर्मल दुनिया में होता है। ये नहीं हो सकता कि सीरीज हो रही है, अभी श्रीलंका सीरीज थी तो फिर हमारा बैटिंग कोच पाकिस्तान से जा रहा है, हेड कोच उधर से आ रहा है, वो सीरीज से 2 दिन पहले आप इकट्ठे हो रहे हैं,
ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो अगर आपने फुल टाइम हेड कोच रखा है तो वो फुल टाइम उसको पाकिस्तान में होना चाहिए, और वही जो नॉर्मल एक छुट्टियों का होता है कि आपको साल के अंदर 4 हफ्ते 6 हफ्ते जो भी आपका है वो छुट्टियां मिलनी चाहिए। बाकी टाइम पे यू शुड बी वर्किंग नॉट ओनली विद इंटरनेशनल टीम बल्कि एनसीए के अंदर कोचेज के साथ। फिर वो राब्ता तब बनेगा कि वो मिसबा के साथ मिलके काम करेगा, बाबर को देखेगा क्या चीजें चल रही हैं, जो और प्लेयर्स को देखेगा, तब वो चलेगा। ये ग्रुप शुप बना के या इस तरह सिर्फ टूर्नामेंट्स के लिए आ जाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आई थिंक हमें ये अपना ये मतलब उसमें एक मस्त चीज होनी चाहिए कि आपको 300 दिन तो कम से कम रहना ही रहना है यहाँ पे। तो वो आ जाते हैं बीच में, उसमें वैसे भी आपके तो ऑफ सीजन भी उस कोच को पाकिस्तान में होना चाहिए ताकि उसको डोमेस्टिक की समझ आए, लड़कों का माइंडसेट समझ आए, कोचेज का माइंडसेट समझ आए, एनवायरनमेंट की समझ आए, पिचें देखे, बॉल देखे कि कौन सा बॉल यहाँ पे यूज हो रहा है, वहां पे इधर आप वो जाते हैं खेल के इस ड्यूक के बॉल से एकदम से कोकोबरा दे के आप कहते हैं जी इससे जरा ये स्विंग करके दिखाओ या इस लाइन पे बॉल करो, वो जमीन आसमान का फर्क है। और आपको नजर भी आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ लड़के एडजस्ट करके अब पीएसएल के अंदर कोकोबरा से थोड़ा ठीक है वसीम, क्योंकि रेड बॉल ज्यादा खेल के वो आए हैं। ठीक है, हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया पेशावर ज़ल्मी को भी, और जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो पर्टिनेंट इश्यूज़ हैं उस पर दोनों मेरे शुरका ने बड़ी खरी बातें की हैं। ये एक ब्रेक लेता हूँ मैं, ब्रेक के बाद आकर जो आज का मुकाबला है हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स का, उस पर नज़र डालेंगे। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। वक्त अब कम रह गया है तो मुल्तान सुल्तान का मुकाबला है हैदराबाद किंग्स से। वसीम भाई, कौन सी टीम आपको लग रही है परफॉर्मेंस के एतबार से, जो रिसेंट परफॉर्मेंस रही है दोनों टीम्स की, वो क्या आप देख रहे हैं इस मैच में? इस पे तो मुझे अब देखिए, अगर आप हैदराबाद को देखते हैं तो वो राइट टाइम पे कहते हैं उन्होंने पीक करना शुरू किया और पीछे जितने वो मैचेस खेले हैं। मुल्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी मिक्स हुई, मतलब वो उनका हार का सिलसिला भी शुरू हुआ, तो मोमेंटम तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है आज हैदराबाद का। अब बात आ जाएगी प्लेइंग 11 डिसीजंस, क्योंकि कल का जो मैच हुआ उसमें मैं कहूँगा कि ज़ालमी जीती भी इसी वजह से कि दे वर वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे भी जीते हैं, बाबर की परफॉर्मेंस या सुफियान की विकेटों से भी, लेकिन वेल प्लान मैं कहूँगा। एक तो टॉस जीत के मुझे समझ नहीं आया कि बैटिंग हर टीम के खिलाफ वैसे हमेशा इस्लामाबाद यूनाइटेड करती है, लेकिन करंट सिनारियो में इतनी बैटिंग हैवी साइड को इतनी अच्छे पिच पे पहले बैटिंग कराना, पहला स्टेप वहां से मुझे लगता है। प्लेइंग 11 इस्लामाबाद ज़ल्मी ने हारिस को लाना वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इमाद वसीम का थ्रेट था और उनको पता था कि वो जेम्स विंस बाबर दोनों उस पर फंस सकते हैं, तो वो लेके आगे हारिस को वापस, जो कि बिग कॉल थी, जेम्स विंस बड़ा नाम है, उनको वापस लेके आए। प्लेइंग 11 उन्होंने अपनी अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट की। इसी तरह अली रजा को ना खिलाना, नए बॉल का सोचते हुए उन्होंने खिलाया खुरम शहजाद को, लेकिन चले वो पे ऑफ नहीं हुआ, लेकिन एक सोच आपको नजर आई। इतना इस्लामाबाद की मतलब टीम को देखते हुए, मैचअप्स को देखते हुए, क्रिस ग्रीन का खेलना मुझे समझ नहीं आया कि उनके पास एक ही लेफ्टी था, वो भी ब्रेसवेल ही था, तो एक उसकी जगह कोई कि और स्पिनर पक्का खिला लेते या आप कोई बैटिंग ऑप्शन एक बढ़ा सकते थे। तो अब ये चीजें कल के आज के मैच में भी कहूंगी काउंट करेंगी कि टॉस का डिसीजन कैसा होता है, पिच कैसा है, उस हिसाब से वो ठीक बैटिंग पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा मेरा टिल्ट आज टूवर्ड्स हैदराबाद है कि वो बड़ा खूनख्वार किस्म की साइड बन के सामने आई है। आपने जो कहा, जो मैंने सुना, आप सबने भी सुना, वसीम ने जो कह दी बात, ऐसा ही है हैदराबाद। मैं बहुत जाता हूँ हैदराबाद। वसीम भाई, आपका शुक्रिया सबसे पहले, आपने ज्वाइन इन किया। हम अगले प्रोग्राम के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। हैदराबाद में बहुत जाता हूँ, शहर कराची से मिला हुआ शहर है। लाते कुछ नहीं आप वहाँ से? रबड़ी लाया था ना यार मैं, बस चलने दोबारा भी लेके आइए। चूड़ियाँ ले आऊँ आपके लिए? चूड़ियाँ नहीं, वो केक मशहूर है वहाँ का, बॉम्बे वाला चूड़ियाँ वो भी ले आए, घर में है लेने के लिए, कोई मसला नहीं। चूड़ियाँ, केक और रबड़ी, आउटस्टैंडिंग तीनों चीज़ें। सही। हैदराबाद की जो रेशम गली है, रेशम बाज़ार है,
वहाँ चूड़ियाँ चले मिलती हैं। कदाफी स्टेडियम चले आप, वहाँ कदाफी पे आज क्या लोग चलें, होंगे। हाँ, आज क्या होगा भाई? भाई मुझे थोड़ा इत्तला मिली कि थोड़ा जोश कम हुआ है। इस मेक सेंस कि आपकी जो होम टीम है, फिर वहाँ के लोगों को आदत हो गई थी, आखिरी 4 में से 3 टाइटल जीते हुए हैं, सो थोड़ा सा मायूसी ज़रूर होगी, लेकिन जिंदा दिलाने लाहौर है। आई एम श्योर कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, कराची वालों ने तो कल कमाल कर दिया, आई एम श्योर लाहौर भी ऐसे ही करेगा। जहाँ तक इस मैच की बात है आसिफ भाई, मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो इस मैच की लग रही है ना, वो है एक ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन जो आज होने वाला है। टिम पेन, गिलिस्पी, उधर टर्नर, यहाँ पर लबोशेन, फिर सिडल, तो यहाँ स्टीव स्मिथ। सो इतने ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन और क्वालिटी प्लेयर्स और कोचेस बहुत कम आते हैं, और ये जहाँ आते हैं ना, ये आपको फाइट करते नजर आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल का नाम मैं भूल गया। सो ये वो प्लेयर है जो जाने नहीं देते। आप देखिएगा स्टीव स्मिथ जान लगा देंगे इस मैच में। इसी तरह अगर आप बात करते हैं दूसरी तरफ, अगर हम लबोशेन की बात करते हैं, सो इट विल बी एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच। हमारे लड़कों को भी अच्छा सीखने को मिलेगा, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जैसे आई एम श्योर साइम और समाज सदाकत हैं। उधर आपके पास जो है वो कुछ और ज़्यादा अच्छे लड़के हैं जो मतलब दूसरी तरफ खेल रहे होंगे, तो उनको सीखना भी चाहिए कि किस तरह ऑस्ट्रेलियन इस मौके पर प्रिपेयर्ड होते हैं। लुक एट हाउ, मैं आज तक कहता हूँ कि हैदराबाद ने जो क्वालिफाई किया उसके अंदर उनकी सबसे पहले कोचिंग स्टाफ और कप्तान को सबसे पहले शाबाश जाती है कि उन्होंने एक सीधी डायरेक्शन दे दी कि आपने कुछ करना ही नहीं है सिवाय इसके कि आपने प्ले ऑफ का सोचना है। जो आ रहा है वो जो आ रहा था मार रहा था। पहली गेंद पर इरफान याजी डीप पर आउट हुए कैच देते हुए। कोई नहीं करता ऐसे, आपको रन बनाने होते हैं, अभी बहुत पड़े थे, लेकिन कोच की हिदायत थी ना, तो आपने फॉलो किया। दैट इज द ऑस्ट्रेलियन वे। सो आई विल रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आज जब ये दोनों टीमें उतरेंगी मैदान में। वो माइंडसेट है जो सिंगल लेने से मना कर देता है बाबर को। हाँ, बिग ये बैश चीज लीग हमने की बात करें, ये चीज हमने देखी है। ऑस्ट्रेलियन जब उतरता है मैदान में नॉकआउट मैच में, दे आर देयर एब्सोल्यूट बेस्ट। भाई, तो आज बहुत का मजा आएगा। आई एम श्योर दोनों टीमों का मैं तो 50-50 कहूंगा। मे द बेस्ट टीम विन, जो हमने कल भी कहा था, जो अच्छा परफॉर्म करे। बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन वेरी गुड बैटल। बहुत शानदार मुकाबला होने जा रहा है। हैदराबाद किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान ज़रा से एक्सपीरियंस टीम है, हालांकि मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस इनके नाम के साथ है और इनको साबिक चैंपियन कहा जा सकता है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने रिजवान की कप्तानी में जीता है 1 मरतबा टाइटल। तो आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। मोहम्मद वसीम और गफ़ार का शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।